वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी बाबा। बीपीएससी बाबा में हम लोग आज बात करने वाले हैं मनी बिल्स की। ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो चलिए मनी बिल की बात करते हैं। मनी बिल में सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है मनी बिल का डिफिनीशन। आर्टिकल 1, थोड़ा फोन साइज मुझे ठीक करने दो। आर्टिकल 110 में मनी बिल का डिफिनीशन मेंशन्ड है। ओके, यह डिफिनेशन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सोर्स किया है मैंने। यह डिफिनेशन देख लीजिए क्या है, सिर्फ समझ लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। ओके, उसके बाद कुछ इसका प्रोसीजर है, उसकी हम लोग बात करेंगे। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। इसका मतलब नया कोई टैक्स लाया गया या किसी टैक्स को हटा दिया जाए या किसी टैक्स को कम कर दिया जाए, उसका रेट को चेंज कर दिया जाए, इस तरह के मैटर्स अगर किसी बिल में है तो उसको मनी बिल कहा जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी बोरो करती है, फॉरेन बैंक से मनी बोरो करती है, हमारे अपने कमर्शियल बैंक से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी बोरो करती है। तो ये सारे मैटर्स भी मनी बिल के पार्ट होंगे। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड एंड द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड। कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड आप लोग समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंसोलिडेटेड फंड इंडिया की गवर्नमेंट का मेन फंड है, जो मेन अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा पैसा रहता है, वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्लास कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड की नहीं है, इसीलिए सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ही बताया जा रहा है। तो मेन फंड कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड क्या है? कंटिजेंसी फंड देखो दोस्त क्या है, 400-500 करोड़ रख दिया जाता है या 700-1200 करोड़, उसका लिमिट हमेशा चेंज कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है। कंटिजेंसी फंड है, ये कुछ पैसा अलग से रखा जाता है सो दैट अगर कोई कंटिजेंसी आ गई, यानी कि कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, तो जल्दी से पैसा वहां से निकाल के दे दिया जाए। तो आप बोलोगे कि जब पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है तो फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की क्या जरूरत है या पैसा रखने की भी क्या जरूरत है? क्योंकि दोस्त एक नियम है, वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा आर्टिकल 265, 266 में, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल जरूरी होता है। अब देखो केरला में फ्लड आ गया है और आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालोगे तो देर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, इसीलिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी हमारी कंट्री में। ओके, तो ये मोटा मोटी मैं ऊपर से बता रहा था, ओके, सिर्फ मनी बिल को समझने के लिए। तो इस तरह की बातें हो कि पैसा निकालना हो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो उस तरह के मैटर्स भी मनी बिल ही कहलाएंगे। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला, मेन जो अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। अब इससे अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इसमें हम लोगों का 1 लाख करोड़ खर्चा होगा, 1 लाख करोड़, सॉरी फॉर दिस, इसको ठीक कर दो। गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोगों का 1 लाख करोड़ खर्चा होगा, किस चीज पर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर। ये पैसा कहां से निकाला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। अप्रोप्रिएशन इसी को बोलते हैं। अप्रोप्रिएशन का हिंदी का मतलब होता है कि आपको एक्सपेंडिचर कर रहे हो फॉर अ सर्टेन पर्पस। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो? सिंस ये क्लास चार्ज एक्सपेंडिचर की नहीं है तो यहां पर भी मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको वोट करने की जरूरत नहीं हो या जो वोटेबल ना हो, नॉन वोटेबल। अब आप बोलोगे नॉन वोटेबल क्या है भाई? नॉन वोटेबल समझना है तो ये समझो कि सपोज पिछले साल इंडिया ने 100 करोड़ रुपए अमेरिका से लिए, अब इंडिया को 120 करोड़ रुपया इस साल लौटाना है अमेरिका को। ये एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये चार्ज एक्सपेंडिचर रखा जाता है। क्यों चार्ज एक्सपेंडिचर रखा जाता है? इसको नॉन वोटेबल रखा जाता है। नॉन वोटेबल का मतलब अगर बजट पास नहीं हुआ, बजट एक मनी बिल के फॉर्म में पास होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, तब भी ये एक्सपेंडिचर किया ही जाएगा। मतलब पार्लियामेंट की
रजामंदी की जरूरत नहीं है चार्ज एक्सपेंडिचर करने के लिए। ओके, तो आप समझे कि क्यों कुछ एक्सपेंडिचर्स को पार्लियामेंट के अप्रूवल से बाहर रखा जाता है। जैसे कि इंडिया ने लोन लिया और वो लोन इस साल चुकाना है, उस तरह का एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर है। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, जैसे स्पीकर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनकी सैलरीज वगैरह भी चार्ज एक्सपेंडिचर ही होती है, सो दैट वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सके। ठीक है, ये क्लास चार्ज एक्सपेंडिचर की नहीं थी, तो इतना मोटा मोटी आपको बस ऊपर से समझाया जा रहा है, काफी है इतना समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसे भी आते हैं। पैसे कहां से आते हैं? टैक्सेस से आते हैं। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कोई सरकारी कंपनी को बेच दिया या उसके शेयर्स बेच दिए तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो सारा पैसा कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट समझते हो? लोग, ये पब्लिक अकाउंट की क्लास नहीं है, लेकिन मोटा मोटी समझ लो दोस्त। जैसे आपका जो पेंशन का पैसा है वो पूरे क्या 100 करोड़ या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का पैसा है? नहीं, आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपका पैसा है, और वो आपका पीएफ का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा, ये सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रहता है। ओके, तो तीन तरह के फंड होते हैं बेसिकली। कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का 99% पैसा होता है। दूसरा कंटिजेंसी फंड, उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है कि जल्दी से अगर कहीं खर्चे की जरूरत आ गई है तो अर्जेंसी के लिए। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें जो सिटीजन्स है अपना पेंशन, पीएफ, इस तरह का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखती है। ठीक, तो इन सारे मैटर से रिलेटेड जो बिल्स होंगे उनको मनी बिल बोला जाएगा। आई होप द डिफिनेशन इज क्लियर। लेकिन सिर्फ डिफिनेशन नहीं है इसका मामला, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे मनी बिल को जो पास किया जाता है, वो ऑर्डिनरी बिल की तरह नहीं पास किया जाता है। डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिल्स, डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिल्स। यार मेरी हैंडराइटिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती। ओके, ऑर्डिनरी बिल्स का क्या है दोस्तों? ऑर्डिनरी बिल्स लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वो बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, अमेंडमेंट के लिए बोल सकता है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट कैन गो ऑन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन मनी बिल का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। मनी बिल का प्रोसीजर क्या है कि इसको इंट्रोड्यूस ही किया, जस्ट वेट, मनी बिल के प्रोसीजर में तीन बातें इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सोचो, दिमाग लगाओ कि इस तरह का क्यों रखा गया नियम। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब, देखो, प्रेसिडेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज आपको पता ही है आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो भी करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से करता है। ये लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वही करते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहला जो इसका प्रोसीजर है वो कहता है कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के ये मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब बेसिकली क्या बोला जा रहा है? इसका मतलब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। यही तो है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब बेसिकली इट्स रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, रिकमेंडेशन भी अपनी मर्जी से यहां पर नहीं देगा, वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन होता है। इसी को कहते हैं कि बजट वाला जो बिल है वो कौन पास करता है? गवर्नमेंट पास करती है। अब कल को आके कांग्रेस बजट पास करने लगे जबकि वो ऑपोजिशन में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसीलिए इस तरह के इंपॉर्टेंट मनी मैटर्स वाले पावर्स और उनके बिल्स गवर्नमेंट
अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चाहता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि द मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये देखो, ठीक, पहला प्रोसीजर ये। दूसरा, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। देखो, ऑर्डिनरी बिल्स को आप राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन यहां पर सख्त नियम है कि आपको इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में। उसके बाद क्या होता है, लोकसभा में बिल पास हुआ, ओके, बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। लोकसभा में बिल पास हुआ, वो जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा इस बिल को पास कर देगा, वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक बात है, और प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा तो वो लॉ बन जाएगा। क्या राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है? नहीं, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द बिल। तो क्या कर सकता है राज्यसभा? मैक्सिमम राज्यसभा यह कर सकता है कि सजेस्ट कर सकता है अमेंडमेंट्स। राज्यसभा अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है लोकसभा को, फिर से आप इसको थोड़ा चेंज करके लाइए, और लोकसभा अगर उन अमेंडमेंट्स को मानता है तो ठीक है। अगर लोकसभा उन अमेंडमेंट्स को नहीं मानता है, देन लोकसभा अगर दोबारा सेकंड टाइम उस मनी बिल को पास करेगा, देन द बिल इज डीम्ड टू बी पास बाय बोथ हाउसेस। ओके, मतलब राज्यसभा एक तो ये कर सकता है कि बिल को पास कर दे, राज्यसभा बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है। अमेंडमेंट सजेस्ट करेगा तो लोकसभा के पास दोबारा जाएगा बिल, और दोबारा अगर बिल गया और सेकंड टाइम लोकसभा ने उस बिल को पास किया, तो द बिल इज डीम्ड टू बी पास बाय बोथ हाउसेस। फिर राज्यसभा के पास दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होगी, वो मान लिया जाएगा कि दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। और यह बात याद रखना कि राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं वो लोकसभा पर मैंडेटरी नहीं है। लोकसभा चाहे तो उसको अपने बिल में इनकॉर्पोरेट करे, नहीं तो नहीं भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, लोकसभा की अपनी मर्जी है। तो आप देख रहे हैं कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से ऑन मनी बिल मैटर्स। तीसरा क्या हो सकता है, लोकसभा से बिल, मनी बिल गया राज्यसभा में, राज्यसभा अगर 14 डेज के अंदर नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेता है बिल पर, देन बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस। इसका मतलब मनी बिल के मैटर्स पर अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेता है, न तो बिल को पास करता है, न तो लोकसभा को दोबारा वापस भेजता है, अपने पास पड़े रहने देता है, तो 14 दिन के बाद द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेस। तो आप देख रहे हैं कि मनी बिल के मैटर्स में लोकसभा की पावर्स बहुत ही ज्यादा है राज्यसभा से। इनफैक्ट राज्यसभा के पास वर्चुअली कोई पावर नहीं है, सिर्फ बिल को डिले करने के अलावा। सपोज बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, अब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। यहां पर हमेशा याद रखना, यहां पर मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि कम से कम जो भी ये आपको नॉर्मल बताया जाता है वो आपको गलत बताया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है इस बिल पर? क्या प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो ये कर सकता है? देखते हैं। सबसे पहले सस्पेंसिव वीटो देखते हैं। सस्पेंसिव वीटो किसको कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो का मतलब रिटर्निंग द बिल टू पार्लियामेंट, रिटर्निंग बिल टू पार्लियामेंट। क्या प्रेसिडेंट मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो लगा सकता है, रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को? नो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 109 में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू पार्लियामेंट। तो
इसका मतलब प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकता मनी बिल पर। अब चलिए आते हैं एब्सोल्यूट वीटो पर। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है ना, कि रिजेक्टिंग अ बिल। अब आपको अगर वीटो पावर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी बिल रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्या वो बिल रिजेक्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही होगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जनरली आप देखते हो प्रेसिडेंट बिल रिजेक्ट नहीं करता। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट का ही वो बिल होता है। इसलिए प्रेसिडेंट डज नॉट रिजेक्ट द बिल और इवन मनी बिल। बट एक यूपीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप ये जान लो। क्या कैन प्रेसिडेंट रिजेक्ट मनी बिल? तो आप दिमाग लगाओगे कि सर जब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो क्यों रिजेक्ट करेगा? आप दिमाग लगा रहे हो। क्वेश्चन क्या, क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो प्रेसिडेंट जब मनी बिल को रिकमेंड करता है तो वो एक्चुअली क्या है? जब आप बोलते हो प्रेसिडेंट लेज डाउन द बजट इन पार्लियामेंट, तो एक्चुअली वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेज डाउन द बजट इन पार्लियामेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट जो भी करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर ही करता है। तो कैन प्रेसिडेंट रिजेक्ट मनी बिल? यस, 100%। चैलेंज लगा लो, जितना भी फर्जी मास्टर है सब लोगों से पूछ लेना, सब कंफ्यूज आ जाएगा। सब लोग ये लॉजिक देगा कि चूंकि प्रेसिडेंट रेकमेंड करता मनी बिल को इसीलिए वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। नहीं, कर सकता है। या कैन लिखा हुआ, कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। आपको हाइपोथेटिकल बताते हैं। सपोज कोई मनी बिल है, वो प्रेसिडेंट के पास गया, मोदी जी ने बोला प्रेसिडेंट सर रिजेक्ट कर दीजिए, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो यानी रिजेक्ट करने का पावर प्रेसिडेंट का अपना पावर नहीं है, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइस पर ही एक्सरसाइज कर सकता है। तो मनी भी प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। कोई भी बुक, कोई कुछ बोले, आप जान लेना कर सकता है। अगर आप स्कॉलर्स की बुक पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ओके, एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। अब चलिए आते हैं, सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट वीटो क्या कर सकता है? कर सकता है। क्या करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ही बिल है, वो क्यों रिजेक्ट करेगी? लेकिन थ्योरेटिकल है यार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटी है। कैसे? सपोज मोदी जी का बजट है, वो मनी बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा में और प्रेसिडेंट के पास गया। सपोज, मैं सिर्फ सपोज करने के लिए कह रहा हूं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, दूसरी सरकार आ गई, राहुल गांधी की सरकार आ गई, आएगी नहीं, बट राहुल गांधी की सरकार आ गई तब तक, और राहुल गांधी की सरकार ने बोला कि प्रेसिडेंट सर और प्रेसिडेंट मैम प्लीज रिजेक्ट द बिल। देन प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द मनी बिल और प्रेसिडेंट विल रिजेक्ट द मनी बिल। ओके, एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब बिल को अपने पास रखे रहना बिना कोई एक्शन लिए। क्या प्रेसिडेंट कर सकता है? नो। कहां से पता चला? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, नहीं, ये लिखा हुआ है रूल्स ऑफ हाउस में। और दोस्तों आखिरी बात जो मुझे मनी बिल के बारे में करनी है, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है कि हु डिसाइड्स द मनी बिल। ओके, देखते हैं वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। हु डिसाइड्स? इट्स स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमेशा याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा ने अगर साइन कर दिया तो फिर वो बिल मनी बिल की तरह ट्रीट होगा। इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है आधार बिल। आधार बिल को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मनी बिल डिक्लेयर कर दिया था। ओके, तो ये बहुत बड़ी पावर है ये। और आपको मेंस वाले वीडियोस में जब हम लोग मेंस एनालिसिस करेंगे इन टॉपिक्स का, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर सकता है। सपोज जैसे कि आधार बिल में क्या हुआ था, स्पीकर सुमित्रा महाजन मैम ने बिल को मनी बिल के रूप में साइन कर दिया था। अब उसमें होगा क्या, जब आप
मनी बिल को समझ रहे थे तो आपने देखा कि मनी बिल में राज्यसभा की पावर्स कर्टेल की जा रही थी, या राज्यसभा के पास वर्चुअली कोई पावर नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट पावर नहीं है मनी बिल पर। तो स्पीकर अगर ऐसे एक्शंस लेते हैं कि आर्बिट्रेरली किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर राज्यसभा की पावर्स कर्टेल हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मोटिवेट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही क्लियर करेंगे फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 71st। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन सपोर्टिंग अस।